नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आज का दिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्वती, चंबल और काली सिंध PKC परियोजना की एक अद्भुत नदी जोड़ो अभियान का MOU होने वाला है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान को PKC परियोजना के लिए 70,000 करोड़ की बड़ी सौगातें दी जाएंगी। पार्वती, चंबल और काली सिंध PKC परियोजना से मध्य प्रदेश के 11 जिले और राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 वर्ष से अधिक की सरकार के द्वारा किसी न किसी कारण से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच का ये समझौता टाला गया था। आज बदलाव का दिन आया है। आज मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन है। मध्य प्रदेश को मिलने वाली सौगात के लिए प्रदेशवासियों को मेरी ओर से बधाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज का दिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्वती, चंबल और काली सिंध PKC योजना की एक अद्भुत नदी जोड़ो अभियान का एक MOU होने वाला है, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान को 70,000 करोड़ की बड़ी सौगात दी जाएगी, जिसमें हमारे 11 जिले और 13 जिले राजस्थान के दोनों के अंदर न केवल पीने के पानी की बल्कि सब प्रकार की सिंचाई के संसाधन की व्यवस्था रहेगी। वैसे जल भगवान की देन है, लेकिन जल का सदुपयोग सरकार के माध्यम से होता है तो समाज के हित में होता है। ये बड़ा निर्णय है। 20 वर्ष से ये कांग्रेस की सरकार के द्वारा किसी न किसी कारण से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच का समझौता टाला गया था। मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बहुत लंबा समय हमने बिगाड़ा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब जाके तब सवेरा। आज ये बदलाव का दौर आया जिसमें हमने निर्णय किया है। इसके बाद हमारा ये श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के पास से होते हुए ये हमारा अपना पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा, जिसमें आगर, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़ इत्यादि क्षेत्र में पीने और सिंचाई के पर्याप्त पानी की व्यवस्था रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। जबलपुर में जन कल्याण पर्व के तहत विजय दिवस का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस बैंड पर राष्ट्रगान की धुन भी बजाई गई। इसके साथ ही बैंड ने देशभक्ति भरे गीतों की धुन की सामुदायिक प्रस्तुति दी। इस उपलक्ष्य पर IIG जबलपुर जॉन अनिल कुमार कुशवाहा ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के जन कल्याण पर्व की शुरुआत की गई है और उसके साथ साथ विजय दिवस को भी यादगार बनाया जा रहा है। उन्होंने मंशा जाहिर की थी कि प्रत्येक जिले के पास पुलिस का एक विशेष बैंड, जिले के पास पुलिस का एक होना चाहिए, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय पर्व पर पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुतियां दी जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 3 पट्टी चौक पर जन कल्याण पर्व व विजय दिवस के अवसर पर पुलिया बैंड प्रस्तुति का आयोजन किया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जन कल्याण का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तारतम्य विजय दिवस के तारतम्य में आज बैंड की प्रस्तुति रखी गई है। काफ़ी भव्य बैंड अपने बटालियन से और जिला पुलिस जबलपुर की तरफ से यहाँ कार्यक्रम आज करने वाला है। इसमें काफ़ी श्रोता भी उपस्थित हो रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि लोगों में एक विशेष मौके पर देशभक्ति की भावना हो और ये पूरे जो देशभक्ति की चीज़ें हैं उनसे वो जुड़े और देशभक्ति के जो गाने हैं उनके धुन है उनको सुने। ये जो आयोजन किया गया है किस तरीके का आयोजन है और क्या उद्देश्य? मुख्यमंत्री जन कल्याण एवं विजय पर्व पे पूरे मध्य प्रदेश में आज 3 बजे ही इस समय पे सभी जिलों के मुख्यालयों पे पुलिस बैंड का प्रदर्शन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब बने हैं तब उन्होंने मंशा जाहिर की थी कि हर जिले में पुलिस बैंड होना चाहिए, अपना बैंड होना चाहिए, क्योंकि खासतौर पर 15 अगस्त, 26 जनवरी और पर्वों पे हम लोगों को कई बार बैंड नहीं मिल पाते हैं क्योंकि हमारे पास बैंड की स्ट्रेंथ कम हो गई है। उसी उद्देश्य से ये किया गया था और अभी महत्वपूर्ण जगहों पे, महत्वपूर्ण पर्वों पे इन बैंड को हम प्रदर्शित करेंगे ताकि आम लोगों के प्रति, पुलिस के प्रति उनका जो नज़रिया और वो है वो उसमें उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि हो। इसके अलावा भी और कोई आयोजन किए जाएंगे क्या इसके माध्यम से? नहीं, इसके जैसे बताया ना, कोई विशेष पर्व होगा तो उसमें हम पुलिस बैंड का उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि नए वर्ष पे हुआ, हिंदी नए वर्ष जब होगा तब जो है अपना जो होगा तब पर कर लेंगे, या किसी और पर्व पे होता है हमारा जो है उन पर्वों पे करेंगे। जैसे गांधी जयंती है, इन अवसरों पर भी हम इन पर्वों पर भी का उपयोग किया जा सकता है। डेयरियों से नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण के मामले को लेकर
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच सहित अन्य संगठनों ने सोमवार को घंटाघर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि खमरिया में निर्मित डेयरी स्टेट में जल्द से जल्द डेयरियों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। संगठन ने यह भी मांग की है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले डेयरी संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। प्रदर्शन के दौरान संगठनों के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संरक्षक डॉक्टर पीजी नाच पांडे ने बताया कि लगभग 8 साल पहले खमरिया क्षेत्र में डेयरी स्टेट फॉर्म की नींव रखी गई थी और ये बनकर तैयार भी हो चुका है। बावजूद इसके डेयरी संचालकों ने वहां अपनी डेयरियों को शिफ्ट नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि गौर और पर्यटन नदियां डेयरी से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित हो रही हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। 8 वर्ष हो गए हैं डेयरी स्टेट जबलपुर में बना है। प्रदेश का एकमात्र और पहला प्रोजेक्ट डेयरी प्रोजेक्ट जबलपुर में बना है, लेकिन इसके बावजूद भी 8 वर्ष में मात्र 4 डेयरियां वहां पर शिफ्ट हुई है। पर्यटन वाले कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे और वो उन्होंने अपनी पर्यटन नदी पूर्णतः बर्बाद कर डाली है। गौर नदी बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है और इसका पूरा असर हमारे मां नर्मदा पर पड़ने वाला है। हम ये चाहते हैं कि जिला प्रशासन तुरंत एफआईआर दायर करे, लेकिन 8 वर्ष में अभी तक कोई भी एफआईआर उन्होंने दायर नहीं किया है। यदि मान लीजिए तत्काल कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम जिला प्रशासन के खिलाफ वहां पर गिरफ्तारियां देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है मां नर्मदा को बचाना है, ये हमारा उद्देश्य है। जबलपुर पुलिस के द्वारा नशे के कारोबार में अंकुश लगाए जाने लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इस कड़ी में गढ़ा थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 मामलों में 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर 3 आरोपियों से करीब 10 किलो मादक पदार्थ गांजा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर मामला दर्ज किया गया। मामले की जानकारी देते हुए गढ़ा थाना प्रभारी नीलेश दोहरे ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दबिश देते हुए सुरेश स्वामी और राजेंद्र वात्रे से करीब 5 किलो 842 ग्राम गांजा जब्त कर कार्यवाही की गई। इसी प्रकार शारदा मंदिर के पास गांजा की तस्करी करने खड़े आरोपी विनोद पटेल को गिरफ्तार करते हुए करीब 3 किलो 842 ग्राम गांजा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, गांजे की तस्करी में 3 आरोपी गिरफ्तार, क्या कुछ मामला था? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि ऐसे व्यक्ति जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, अवैध व्यापार कर रहे हैं, नशीला व्यापार कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में 2 दिवस के अंदर क्राइम ब्रांच और थाना गढ़ा की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए लगातार जो नशे का व्यापार कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है। परसों के दिन सब इंस्पेक्टर योगेंद्र के नेतृत्व में और क्राइम ब्रांच की टीम के साथ में एक कार्रवाई की गई, जिसमें सुरेश स्वामी और राजेंद्र बाथरे के कब्जे से 5 किलो 842 ग्राम गांजा जब्त किया गया। और कल के दिन विनोद पटेल जो शारदा चौक का निवासी है, वो उसकी तलाशी ली गई, दबिश दी गई क्राइम ब्रांच की टीम के साथ में। तो उसके कब्जे से 3 किलो 842 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। दोनों गांजे की कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। यह बड़ी सफलता है और लगातार नशे का जो व्यापार कर रहे हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और भविष्य में भी प्रभावी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इनका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है इसके संबंध में जानकारी ली जा रही है। राजेंद्र बाथरे का थाना गढ़ा का ये गुंडा बदमाश है। सुरेश स्वामी के विरुद्ध अन्य थानों में क्या प्रकरण पंजीबद्ध, इनके संबंध में जानकारी ले रहे हैं। ये सभी आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? सुरेश स्वामी जो है वो गोंदिया का रहने वाला है, पर वर्तमान में ये गढ़ा क्षेत्र में निवास कर रहा है। राजेंद्र बाथरे ये शारदा चौक का रहने वाला है और विनोद पटेल भी गढ़ा क्षेत्र का ही निवासी है। भोपाल में कंडिका चौदा सर्व समाज संघ द्वारा रविवार दिनांक 22 दिसंबर को भव्य युवक युवती परिषद सम्मेलन का आयोजन कनक मैरिज गार्डन करोन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में कंडिका चौदा के अंतर्गत आने वाली समस्त उपजातियों के सामाजिक बंधु एक मंच पर उपस्थित रहेंगे। सर्व समाज संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के मुख्य संयोजक प्रताप चंद्र द्वारा बताया गया कि ये युवक युवती परिचय सम्मेलन पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा संयुक्त परिचय सम्मेलन होगा जिसमें लगभग 500 युवक युवतियों से अधिक परिचय मंच के माध्यम से कराया जाएगा।
और कंडिका 14 के अंतर्गत आने वाली मध्य प्रदेश की समस्त उपजातियों के परिवार जैसे जाटव, अहिरवार, जांगड़ा, मोची, धौरे, सतनामी, रंभ, दसिया, पासी, सकवार, सूर्यवंशी आदि सभी उपजातियां शामिल होंगी। संगठन के समस्त पदाधिकारियों का समस्त सामाजिक बंधुओं से आग्रह है कि आप इस सम्मेलन में परिवार सहित अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अपने बच्चों के लिए योग्य संबंध इस सम्मेलन के माध्यम से चुनें। आज दिनांक 16/12/2024 को कनक गार्डन करोंद में आयोजन समिति के मुख्य पदाधिकारी, जिनमें वरिष्ठ समाज सेवी वी.डी. कोटिया, विष्णु वड़ोनिया, शंकरलाल जाटव, जी.एल. बंडिया, माधो सिंह, राजेंद्र सुमन, रामस्वरूप अहिरवार, राजेंद्र कुमार, देवेंद्र जाटव, भागीरथ प्रसाद उपस्थित रहे। मेरा नाम माधो सिंह अहिरवार है। मैं इस कंडिका 14 सर्व समाज संघ मध्य प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आने वाली 22 दिसंबर दिन रविवार को कनक मैरिज गार्डन भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश से रविदासिया समाज के समस्त उपजाति के युवती परिचय सम्मेलन में भोपाल में होने जा रहा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य प्रताप सिंह जाटव जी ने सब जानकारी आपके चैनल के माध्यम से दी। मैं सभी सामाजिक भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम को भव्य रूप से इस कार्यक्रम का जो है उत्साह बढ़ाएं और सभी युवती परिचय सम्मेलन में आने वाले अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मेरा नाम प्रताप सिंह जाटव है और कंडिका 14 सर्व समाज संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इस कार्यक्रम का जो सम्मेलन होने जा रहा है युवक युवती परिचय सम्मेलन, उसका कार्यक्रम संयोजक हूँ। ये सम्मेलन हमारा भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश में एक अनूठा सम्मेलन है और करोद कनक मैरिज गार्डन भोपाल के अंदर ये आयोजित होने जा रहा है। ये कार्यक्रम हमारा इसी हफ्ते रविवार को दिनांक 22 दिसंबर को 2024 को आयोजित होगा और दिन उस दिन रविवार है। समय रहेगा इसमें 11 बजे से शाम 4 बजे तक का, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से सभी समाजों की जो उपजातियां हैं हमारी कंडिका 14 की, ये सभी समाज शामिल होने जा रही है और ये हमारे प्रदेश में एक अनूठा सम्मेलन होगा जिसके अंदर इस समाज के अंदर जो बिखरे हुए जो समाज हैं, अनेक अनेक जातियों से लोगों ने संगठन बना रखे हैं, उन संगठन को समायोजित करके हम इस सम्मेलन को करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जाटव है, अहिरवार है, जांगड़ा है, कुरील है, वेरवा है, रविदसिया है, इस तरह की बहुत सारी जो जातियां कंडिका 14 के अंतर्गत आती हैं, ये सभी समाज के परिवार के लोग अपने बच्चे बच्चियों का बायोडाटा, हमारी जो पुस्तिका का विमोचन होने जा रहा है, उस विमोचन में हमें 500 के लगभग लोग दे चुके हैं और वो परिवार सारे उपस्थित होने जा रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा आरोप, सदन में टूट रही हैं परंपराएं। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा आरोप, सदन में टूट रही हैं परंपराएं। पहले ध्यान आकर्षण के सवाल को लेकर विधायकों की मंत्रियों से बात हो जाती थी, जिससे संवादहीनता की स्थिति नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने जो कल ध्यान आकर्षण लगाया था, अपने क्षेत्र में एक स्कूल को लेकर लगाया था। वहां पर प्राइवेट स्कूल के द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। हाल ही में वहां पर यौन शोषण की घटनाएं बढ़ी हैं। मैंने सदन में भी यही बात कही थी, लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि वहां जन आक्रोश हो, ये सही नहीं है। तो क्या यौन शोषण की घटनाओं पर मैं खुश हूं? हाल ही में प्रदेश में यौन शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं, उन्हें रोकने के लिए सही नीति बनाने की आवश्यकता है। देखिए, कल ध्यान आकर्षण के माध्यम से हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल बिना मान्यता के चल रहा है, शासकीय अतिक्रमण की जमीन पर चल रहा है और अनेक प्रकार की अनियमितताएं हैं, तो उस पर कार्रवाई के संबंध में हमारा ध्यानाकर्षण था। और उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि प्रदेश में अनेक अशासकीय शिक्षण संस्थाएं ऐसी चल रही हैं जिनमें घोर अनियमितताएं हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ जगह हम लोगों ने देखा कि बहुत दुर्भाग्यजनक घटनाएं हुई, कहीं बेटियों के साथ घटनाएं हुई हैं, तो कहीं पर बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला हुआ है। अभी 4 दिन पहले ही हमारे विधानसभा में मालथोन थाने में एक बच्चे के यौन शोषण पर अपराध दर्ज हुआ है, बच्चे का यौन शोषण था। तो मैं इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से यही निवेदन कर रहा था कि हम लोगों को एक ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है कि जो इनलीगल अशासकीय शैक्षणिक संस्थाएं चल रही हैं, जो अच्छा चल रही हैं, उनको हम प्रोत्साहित करें।
पर ये जो अनियमितताएं हो रही हैं, या जगह नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, ज़मीन में बैठे हैं, कचड़े में बैठे हैं, तो बच्चों का भविष्य की चिंता हमको करना पड़ेगी। और इसीलिए मेरा निवेदन था कि सरकार इस बारे में कोई नीति बनाने के बारे में विचार करे। सरकार ने नीति भी बनाई है, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति देश में बनाई है। हमारे प्रदेश में भी नई शिक्षा नीति लागू है, अनेक सुधार हुए हैं हमारी सरकार के द्वारा इन 1 वर्षों में। पर इसके बाद भी नई शिक्षा नीति में यौन शोषण रोकने का कोई नई शिक्षा नीति में नियम थोड़ी बना हुआ है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं पर हम लोग सब मिलकर विचार करें। और बच्चे हमारा प्रदेश का, देश का भविष्य है, और इसको लेकर ही मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। सरकार ने सकारात्मक उत्तर दिया है और यही ध्यान आकर्षण था। सर, आप भी मंत्री रहे हैं और ऐसे में अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं, मंत्री पढ़ रहे हैं। देखिए, सवाल इस बात का होता है कि अगर कोई विधायक प्रश्न उठाता है तो पहली बात तो ये है कि परंपरा ये है कि सामान्यतः मंत्री विधायक से फ़ोन पर बात कर लेते हैं कि क्या विषय है और आप इसमें क्या चाहते हैं। तो एक तो ये पहले बात हो जाती है, तो विषय ध्यान में होता है। दूसरा मेरा ये कहना था कि अधिकारी अगर ये लिख दे कि क्षेत्र में कोई रोष नहीं है, तो मंत्री को ये बात स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर है नहीं है तो बोलें। अब मंत्री अगर ये बोल दें कि कोई रोष नहीं है, तो इसका मतलब विधायक गलत है। तो हम ये बोले कि हमारे क्षेत्र में जनता बहुत खुश है, यौन शोषण हुआ है तो जनता बहुत खुश है, हम ये बोलें क्या? तो अगर रोष है तो मैं विधायक हूँ वहाँ का, तो मेरे को पता नहीं होगा कि रोष है कि नहीं है। तो मैंने यही कहा कि कम से कम कार्रवाई हो ना हो, पर सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि विधायक अपमानित ना हो, इतना हमें अपने जवाब में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये मेरी भावना थी। मैंने परिवहन को लेकर भी ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। हमारे यहाँ पर अभी लगभग 2 माह में 5 बार चक्का जाम हो गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस व्यवस्था को ठीक करो, क्योंकि वहाँ पर इलीगल तरीके से असामाजिक तत्व कुछ जो और लोग हैं मिलकर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। ट्रक वालों के साथ मारपीट की अनेक घटनाएं हुई हैं और इसलिए अनेक लोग वहाँ पर इस तरह की परिवहन के नाम पर अवैध वसूली, गुंडागिर्दी, ये सब हो रहा है और 5 बार चक्का जाम हो चुका। तो हमारे क्षेत्र की जनता जाएगी कौन से रोड से अगर वहाँ पर चक्का जाम होता है? तो कई बार मैं ही 2-2 घंटे फंसा रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि व्यवस्था में सुधार हो, चेकिंग हो। इसमें क्या दिक्कत है? चेकिंग होना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए। ये आरटीओ को अधिकार है, परिवहन विभाग को चेक करना चाहिए, चेकिंग हो, पर व्यवस्था ऐसी हो कि जाम ना लगे, क्योंकि वो हमारा स्वर्णिम कॉरिडोर है, कश्मीर से कन्याकुमारी वाला रोड है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और यार्ड छोटा है, तो इस कारण से 10 गाड़ी भी खड़ी करते हैं तो जाम लग जाता है। तो जनता को हर दिन जाम का सामना करना पड़ता। उस दिन भी एक ट्रक आ रहा था स्पीड में, अचानक एक किसी ने स्टॉपर उसके सामने कर दिया, व्हील वाला स्टॉपर, तो ट्रक पलट गया। अब ट्रक पलट गया तो ट्रक वाला इतना आक्रोशित था कि वो ट्रक में आग लगा रहा था, खुद के ट्रक में सारे ट्रक वाले इकट्ठे हो गए। तो ये व्यवस्था सुधारने के लिए मैंने कहा है, लिखा है, और मेरी ड्यूटी है, मैं वहाँ का विधायक हूँ, मेरी ड्यूटी है। क्या लगता है सरकार की ठीक ढंग से काम नहीं हो पा रही? देखिए, सरकार की सारी नीतियाँ अच्छी हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 1 साल में अनेक जनहित के निर्णय सरकार ने किए हैं। मोहन यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं। पर जहाँ गड़बड़ी है, तो अगर सरकार के लोग, हम लोग ध्यान में नहीं लाएंगे तो ये व्यवस्थाएं जहाँ गड़बड़ी हो ठीक कैसे होंगी?
तो इसका मतलब क्या हम अधिकारियों को खुली छूट दे दें क्या? तो अगर हम लोग ध्यान में नहीं लाएंगे तो कौन ध्यान में लाएगा? एक सीडीआर का मामला भी था, वो भी सागर में अनेक लोग मेरे से आके मिले थे कि सागर में कुछ नीचे के कर्मचारी जो साइबर सेल में काम करते हैं, सीडीआर रिकॉर्डिंग देखते हैं, वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। मेरे पास कई लोगों ने आके शिकायत की कि उनसे पैसे मांगते हैं, वसूली करते हैं, परेशान करते हैं। कई बेटियों ने आके मुझसे शिकायत की। तो मैंने कहा था कि ये जो बिना एसपी आईजी के नियम ये है कि किसी का भी सीडीआर निकालना है तो उसमें एसपी आईजी की अनुमति लगती है। तो नीचे के कुछ जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके और सीडीआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे थे।